नमस्कार दोस्तों, मैं उमा रमन पाठक। 1 सितंबर 1939 आधी रात के समय में पोलैंड का आसमान उजाले से भर गया। चारों तरफ बमों की आवाज़ गूंजने लगी, हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग भागने लगे और बड़ी संख्या में लोग मारे जाने लगे। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने पोलैंड को उस रात अपने कब्जे में करने की कोशिश की और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किए गए इस हमले के विरोध में ब्रिटेन 3 सितंबर 1939 को इस वार में कूद पड़ा और फिर देखते ही देखते दुनिया के कई देश इस खौफनाक युद्ध का अंग बन गए। दुनिया के सबसे खौफनाक इस युद्ध में लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए। लाखों यहूदियों को गैस चैम्बरों में मार दिया गया या हिटलर की यातनाओं से उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि हिटलर यहूदियों से नफरत करता था, इसीलिए उन्हें गैस चैम्बरों में बंद करके मार दिया जाता था। लाखों यहूदी परिवार हिटलर की यातनाओं और मौतों का शिकार हुए। इन्हीं यहूदी परिवारों में से एक परिवार था साइमन इवानोविच जेलेंस्की का। इनके 3 भाई और पिता को इस नरसंहार में मार दिया गया। इस नरसंहार से नाराज साइमन इवानोविच जेलेंस्की जो है वो यूएसएसआर या सोवियत यूनियन की सेना को ज्वाइन करता है और वो यूएसएसआर की रेड आर्मी की तरफ से लड़ने के लिए हिटलर के खिलाफ उतर जाता है। सालों की लड़ाई के बाद रेड आर्मी एलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर हिटलर को शिकस्त दे देती है। 1945 में हिटलर की सेना हार जाती है और हिटलर सुसाइड करने को मजबूर हो जाता है। 57 गार्ड मोटर राइफल डिवीजन का यह सिपाही इवानोविच जेलेंस्की 1945 में रेड आर्मी के साथ हिटलर पर फतेह पाने वाली सेना का हिस्सा होता है। उस विजय का साक्षी होता है जो रशियन आर्मी ने हिटलर पर पाई थी। उस खुशी का अंग बनता है जब यूएसएसआर जर्मनी के ऊपर फतेह का हिस्सा बना था। इसी इवानोविच जेलेंस्की के घर में 25 जनवरी 1978 को उनके पोते व्लादिमीर जेलेंस्की का जन्म होता है। ये वही व्लादिमीर जेलेंस्की हैं जो आज यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने विधि की पढ़ाई की और फिर कॉमेडी और एक्टिंग में अपना कैरियर शुरू किया। लेकिन 2019 में यूक्रेन में भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन शुरू हो जाते हैं। उस समय रसिया के समर्थक वहाँ पर एक राष्ट्रपति होते हैं, जनता उनके खिलाफ बागी हो जाती है। इसी आंदोलनों के बीच कॉमेडी और एक्टिंग छोड़कर ये जेलेंस्की साहब या व्लादिमीर जेलेंस्की एक पार्टी बनाते हैं और इलेक्शन में उतर जाते हैं। यूक्रेन के नेता उसको एक कमज़ोर और बहुत ही कॉमेडियन टाइप का नेता मानते हैं। वो उसको अनुभवहीन मानते हैं और उसकी बात को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि ये हमें क्या चैलेंज देगा, ये क्या चुनाव जीतेगा। लेकिन भ्रष्टाचार की इस मुहिम में यूक्रेन की जनता इस कॉमेडियन के साथ खड़ी हो जाती है और कॉमेडियन और एक्टर व्लादिमीर जेलेंस्की 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब आइए आपको फिर से ले चलते हैं 2019 से 5 साल पीछे 2014 में। 2014 में यूक्रेन के ही एक हिस्से को रशिया ने इन्वेड कर लिया था या कब्जा कर लिया था। 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। यूक्रेन ने इसका विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी देशों के संगठनों ने रशिया को G8 से सस्पेंड कर दिया। रशिया G8 से बाहर हो गया और ये संगठन तब से G7 कहलाता है। 2019 में राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन को फिर से सुरक्षित करने का प्रयास तेज कर दिया। इसी क्रम में यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस से दूर होते गए और यूरोप और यूएसए के पास आने लगे, जो कि रशिया के लिए असहनीय होता जा रहा था। व्लादिमीर जेलेंस्की के इन कदमों से रशिया असहज था, लेकिन जेलेंस्की भी रशिया के खिलाफ यूक्रेन को सुरक्षित करने का मंशा पाले हुए यूएसए और यूरोप के करीब आते चले गए। वो यूरोप के जो देशों का संगठन है यूरोपियन यूनियन, उसको ज्वाइन करना चाहते थे। साथ ही साथ रशिया से सुरक्षा के लिए वो नाटो का अंग बनना चाहते थे। इसी क्रम में उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति से भी बात की थी और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की। पहले के राष्ट्रपति से उनकी बातें नहीं बन पाई, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी बात काफ़ी पॉजिटिव माहौल में चल रही थी। रशिया को ये लगने लगा था कि हमारे बगल में बैठा ये यूक्रेन जल्द ही नाटो का अंग हो जाएगा और फिर इस देश को अपने धौंस में लेना या यहाँ पर कुछ भी करना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। उसको लग रहा था कि यूक्रेन के बहाने शत्रु अमेरिका
रशिया के बॉर्डर तक आ जाएगा और फिर खुली चुनौती हो जाएगी और खुला खेल फर्रुखाबादी होगा। इसी वजह से नाराज रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये एक खौफनाक कदम उठाया। इस समय उनके पास डू और डाई जैसी सिचुएशन थी, या तो वो यूक्रेन को माफ करते तो अमेरिका से उनको सीधे जो है बॉर्डर चैलेंज फेस करना पड़ता, या फिर वो यूक्रेन पर हमला करते और उसको नाटो का अंग ना बनने देते। पिछले दिनों काफ़ी धमकियों का एक दौर चला, लगातार बाइडन की तरफ से पुतिन को धमकी दी गई और पुतिन की तरफ से बाइडन को धमकी दी गई। साफ साफ नाटो के मेंबर से कहा गया कि अगर किसी ने यूक्रेन को नाटो का पार्ट बनाया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके लिए टर्की को भी धमकी दी गई, इसके लिए ब्रिटेन को भी धमकी दी गई, इसके लिए फ्रांस को, कनाडा को, जर्मनी को और साथ ही साथ नाटो के सबसे प्रधान राष्ट्र यूएसए को भी धमकी दी गई। लेकिन इन सब धमकियों से दूर किसी भी कीमत पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इसका पार्ट बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो किसी भी हद पर, किसी भी शर्त पर नाटो ज्वाइन कर ले। अमेरिका ने उनको चढ़ा रखा था और कहा था कि हम तुमको नाटो में ले लेंगे। इसी बात से नाराज होकर रशिया ने यह आक्रमण शुरू कर दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। और अब हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया इसको देख रही है और यूक्रेन को बचाने के लिए लोग पैसे तो दे रहे हैं, हथियार तो दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से लड़ने ना तो यूएसए की सेना आई है, ना तो नाटो की तरफ से नाटो के मेंबर्स की सेना आई है, ना नाटो के 30 देश यूक्रेन की तरफ से लड़ने आए हैं। यूक्रेन को ये वार खुद लड़ना पड़ रहा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको जब यूएसए ने फ्री पैसेज देने की बात कही, उन्होंने कहा कि अब इस वार के पहले ही आप देश छोड़कर भाग लें, आपको लिए हम अपने तरफ से जो है यूएसए में शरण प्रोवाइड करने का प्रबंधन कर देंगे। तो उस बहादुर राष्ट्रपति ने अपना देश, अपना मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया। 2 बच्चों के पिता और एक पत्नी के पति वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो कीव में रहेंगे और अपने देश, अपने लोग और अपनी सेना की रक्षा करेंगे और अपने देश की तरफ से ही लड़ते रहेंगे। इस घटना के बीच कई सारे लोगों ने नाराजगी जताई कि नाटो ने यूक्रेन को चढ़ा दिया तो वो उनकी तरफ से लड़ने क्यों नहीं आया। और कुछ लोगों का ये कहना है कि अमेरिका के उकसावे में यूक्रेन को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। मेरा भी मानना है कि यूक्रेन ने कहीं ना कहीं अमेरिका, जो कि एक अविश्वसनीय पार्टनर रहा है दुनिया में, उसके कहने पर एक गलत कदम उठाया। फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का कदम काफ़ी बुद्धिमानीपूर्ण है। अगर नाटो की सेना यहाँ पर उतर जाती यूक्रेन के साथ रशिया के खिलाफ, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बदले थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती और पूरी दुनिया एक भयानक युद्ध की तरफ बढ़ जाती। करोड़ों लोगों के मारे जाने से अच्छा है कुछ हजार लोगों को मरने देना। शायद यही सोचकर यूरोपियन यूनियन और नाटो के लोग इस युद्ध में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वो सैंक्शंस के माध्यम से, वो प्रतिबंधों के माध्यम से और वो दूर से मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में कुछ दिनों पहले, अभी परसों, पोलैंड में ही यूक्रेन के एक पत्रकार ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से काफ़ी सख्त सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इससे थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारा परिवार मारा जा रहा है और थर्ड वर्ल्ड वार ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यूक्रेन को इन्वेड किया जा रहा है और सारी दुनिया चुप है। लेकिन उसके बावजूद ब्रिटेन या अमेरिका या फ्रांस या जर्मनी सहित कोई भी ताकतवर राष्ट्र इस युद्ध में यूक्रेन के साथ अपनी सेना उतारने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या लोगों ने रशिया को फ्री छोड़ दिया है? क्या लोग चाहते हैं कि रशिया इन्वेड कर ले यूक्रेन को? क्या यूरोपियन यूनियन और नाटो इतने शांत बैठे हैं कि रशिया कुछ भी कर ले? ऐसा सोचना भी एक गुनाह है। रशिया को इतना आसान नहीं है इस युद्ध को जीतना। एक कारण इसका यह है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने काफ़ी बहादुरी दिखाते हुए वार को लंबा खींचने और गुरिल्ला वारफेयर की शुरुआत कर दी है। गुरिल्ला युद्ध लड़ते लड़ते वो उनको प्रॉपर टक्कर देने के मूड में हैं। वो वहाँ से तालिबान के टक्कर में आए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की तरह भाग नहीं रहे हैं। वो वहाँ टिके हुए हैं और जब तक उनको या तो गिरफ्तार नहीं करती रशियन आर्मी या उनको मार नहीं देती, तब तक ये वार खत्म नहीं माना जाएगा। और ये वार जितना लंबा खींचेगा रशिया के लिए उतना ही भयानक और खतरनाक होता जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को जल्द से जल्द ज्वाइन करने की बात कहते हुए यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया है। एक भावुक भाषण देते हुए यूरोपियन यूनियन से उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे साथ हैं तो आप दिखाइए कि आप हमारे साथ हैं। इस तरह से नहीं चलेगा कि आप कहते हैं कि हमारे साथ हैं लेकिन आप
आप हमारे साथ आते भी नहीं हैं। उनके भाषण पर पूरे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स दुखी दिखे, कई लोग आंसू पोंछते दिखे और लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भाषण के दौरान। वो एक कलाकार हैं, एक अच्छे कॉमेडियन हैं, वो अच्छे से भावनाओं से खेलना जानते हैं, उसका भरपूर उपयोग उन्होंने किया और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स का, यूरोपियन यूनियन के सांसदों का दिल जीतने में वो कामयाब रहे। अमेरिका ने ग्लोबल मदद देने की बात कही है, $1 बिलियन की मदद दी जाएगी। यूएसए का जो एयर स्पेस है वो रशियन विमानों के लिए बैन होगा। यूएनएससी का हेडक्वार्टर जो कि यूएसए में ही है, उसमें रशिया के वहाँ पे जो प्रतिनिधि थे उनको वहाँ से बाहर कर दिया गया है। रशियन प्रतिनिधि अब यूएनएससी या यूएन के जो हेडक्वार्टर है वहाँ से उनको देश छोड़ने के लिए यूएसए ने कह दिया है। इसी के साथ सभी बमों पर, सभी हथियारों पर, सभी युद्धों पर भारी इकोनॉमिक बम फोड़ा गया है रशिया पर, जो कि रशिया के लिए बहुत ही भयानक स्थिति है। रशिया को स्विफ्ट ट्रांसमिशन या ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। ये वही सिस्टम है जिससे दुनिया भर में आपसी ट्रांजैक्शन होते हैं। स्विफ्ट को बैन कर देने से रूस कहीं ना कहीं दुनिया के अर्थ जगत से कट गया है। इसी के साथ अमेरिका की कई सारी कंपनियों जैसे यूट्यूब, गूगल आपने रशिया में काम करना बंद कर दिया है। ऑनलाइन ट्रांसफर बैन कर दिए गए हैं रशिया में। रशिया की फेकिंग न्यूज वेबसाइट, जिसको कहते हैं कि ये रशिया के प्रेसिडेंट की फेक न्यूज वेबसाइट है, रशियन टुडे को भी यूट्यूब पर ब्लॉक कर दिया गया है। कई सारे बैंक्स जो कि ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से जुड़े थे उनको जो है बैन कर दिया गया है। अब रशिया के किसी बैंक से दुनिया भर के किसी देश में ना तो फंड ट्रांसफर किया जा सकता है, ना वहाँ से फंड जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है। मॉस्को का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है या रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब केवल उनके यहाँ धरी एक संपदा भर है, उसका कोई प्रयोग रशिया नहीं कर सकता है, क्योंकि स्विफ्ट बैन के बाद $630 बिलियन जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा फॉक्स रिजर्व है, फॉरेन फॉक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, $630 बिलियन का, वो बेकार हो गया है। रशिया उसका कोई यूज नहीं कर सकता है। इतने सारे प्रतिबंधों के बाद जायज़ सी बात है कि ब्रिटेन के इतने सारे प्रतिबंधों के बाद जाहिर सी बात है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की राहें आसान नहीं है। वो काफ़ी नाराज़ होंगे, गुस्से में होंगे और काफ़ी ज़्यादा जो है वो एग्रेशन में आ गए होंगे, क्योंकि इस प्रतिबंध की वजह से रशियन इकोनॉमी 40% से फॉल कर गई है। आज के समय में, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस समय $1 की कीमत 107 रूबल जो कि रशियन करेंसी है उसके बराबर हो गई है। भारत के रुपए से भी बुरी हालत है रूबल की, और आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूएसए ने और यूरोप ने रशिया पर लगाए रखा तो कहीं ना कहीं रशिया की हालत पाकिस्तान की करेंसी जैसी हो जाएगी और रशिया बुरी तरह से इकोनॉमिकली तोड़ दिया जाएगा, दुनिया से काट दिया जाएगा। इस पर भारी सैंक्शन लगाए हैं यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अलग कर दिया गया है। इस पर नाराज होकर यूएसए के जो ये सैंक्शंस हैं, यूरोपियन यूनियन के जो ये सैंक्शंस हैं और पश्चिमी देशों के जो ये सैंक्शन है, इससे नाराज होकर रशिया के प्रतिनिधि ने कहा है कि हम पर भारी सैंक्शन लगाए गए हैं और ये जो है इसे जो है अनैतिक उसने कहा है। इसी के साथ जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं रशिया के, उन्होंने भी इस पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भारी सैंक्शन अगर हम पर इम्पोज किया जाएगा तो इसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। कुल मिला के एक धमकी दी है उन्होंने कि अगर हम पर कोई भी सैंक्शन लगाया गया भारी वाला और हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई तो हम इसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे, हम इसे युद्ध मानेंगे और ये हमारे खिलाफ एक घोषित युद्ध होगा। लेकिन रशिया के बगल यूक्रेन में यूएसए ने सेना ना उतार कर एक थर्ड वर्ल्ड वार की जो संभावना है उससे दूरी जरूर बनाई है, लेकिन ये कितने दिन बचती है इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि क्या थर्ड वर्ल्ड की संभावना है, थर्ड वर्ल्ड वार की संभावना है। तो हम ये साफ कहेंगे कि 21वीं सदी में थर्ड वर्ल्ड वार की संभावना को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार होने पर बहुत नुकसान होगा और हमें पता है कि यूएसए भी ये नहीं चाहता और रशिया भी ये नहीं चाहता कि उसे वार लड़ना है। तो पुतिन का प्लान क्या है और वो क्या करना चाहते हैं,
क्या कितना जो है वो करना चाहते हैं, कितना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं यूक्रेन को। यूक्रेन के जो राजधानी है कीव, उस पर अटैक करके उसको वो लोग इन्वेड करना चाहते हैं। वहाँ के सबसे बड़े ग्लोबल सिटी खार्किव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया मिसाइल मारकर, और वहाँ पे वैक्यूम बम चलाया उन्होंने। इस वैक्यूम बम होता वो है कि इसमें ऑक्सीजन के साथ जो है वो फ्लेम चली जाती है और अंदर जो आपके पेट के अंदर, आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसको बर्न कर देती है और बहुत भयानक मौत होती है। तो खार्किव में वैक्यूम बम चलाया है, और इसके लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है कि ये जिनेवा कन्वेंशन, जो कि वार के लिए कन्वेंशन है कि दो देश वार लड़ेंगे तब भी कुछ नैतिक मूल्यों को निभाएंगे, उसको जो है उसके खिलाफ है। और इस तरह से जो है रशिया ने एक वार क्राइम किया है, और इससे ह्यूमन बॉडी वेपराइज हो जाती है। जो बम है अंदर ही अंदर उसके ह्यूमन ऑर्गन जो है वेपराइज हो जाते हैं। रशियन मीडिया इसको थर्मोबैरिक वेपन कहती है, थर्मोबैरिक वेपन, या इसको ही वैक्यूम बम कहते हैं। और इस तरह से ये जो बम है, वैक्यूम बम या थर्मोबैरिक वेपन, ये कहीं ना कहीं जिनेवा कन्वेंशन के अंदर में बैन है, इसको कोई देश चला नहीं सकता। फिर भी जो रशिया ने ये काम किया है, ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है। अब हम आपको बताते हैं कि रशिया का प्लान क्या है। एक्चुअली जब रशिया ने इस युद्ध को छेड़ा था उसके पहले ही, क्योंकि 2014 में उन्होंने क्रीमिया कब्जा कर लिया था, और उसके बाद इस युद्ध के छोड़ने के पहले ही कुछ दिन पहले इन्होंने रशिया की सीमा से लगे यूक्रेन के 2 इलाके जहां पर अलगाववादी रहते हैं यूक्रेन के, लोहांस्क को, दोशांग को जो है वहां से सेपरेट करके अलग मान्यता दी थी और उसको 2 इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह पे मान्यता दी थी। ये किया था रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। लेकिन इतने सारे प्रतिबंधों के बाद जो है वो अब रशिया के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचता, वो लंबा युद्ध खींचेगा नहीं, और इतने प्रतिबंधों के बाद कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट पुतिन बहुत नाराज होंगे और बहुत झेलना है उनको। और जो ईयू है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूनाइटेड स्टेट और कनाडा जैसे देश हैं, जो नेटो के संगठन, ये यही चाहते हैं कि रशिया में रशियन इकोनॉमी फ्लैश कर जाए, ट्रेड फेल हो जाए, व्यापार खत्म हो जाए, उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाए, और रशिया के अंदर ही क्रेमलिन में बैठे प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ एक बगावत शुरू हो जाए और वहां पे सत्ता परिवर्तन हो। क्योंकि इसीलिए इन्होंने ये इकोनॉमिक बम वार से भी भयानक फोड़ा है। उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करके उन्होंने कहीं ना कहीं क्रेमलिन में बैठे पुतिन को डिस्टेबलाइज करने की और रशिया में ही उनके खिलाफ बगावत शुरू करने की कोशिश की है, और इस बात से डू और डाई जैसी कंडीशन बन गई है व्लादिमीर पुतिन के लिए। ये लड़ाई बहुत ही आसान नहीं होने वाली है। लेकिन इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये होगा कि अगर व्लादिमीर पुतिन कहीं पैनिक कर गए और वो कहीं नाराज हो गए तो वो जरूर से जरूर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। उन्होंने पिछले दिनों अपने एक बयान में भी कहा था कि अगर धरती पर या इस ग्रह पर रशिया नहीं होगा तो ये ग्रह ही क्यों होगा। अर्थात वो ये कहना चाह रहे थे कि रशिया के वजूद को अगर खतरा आएगा तो हम पूरे धरती को मिटा देंगे। और इस नाराजगी के बीच ही 1991 से जो न्यूक्लियर वेपन को डीएक्टिव किया था, ऐसी संधि की थी यूएसए और यूएसएसआर ने, और यूएसएसआर के पतन के बाद रशिया और अमेरिका के बीच एक संधि थी कि वो अपने अपने न्यूक्लियर या परमाणु हथियारों को एक्टिव नहीं रखेंगे, डीएक्टिव रखेंगे। उस संधि को से भी विड्रा करते हुए रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिव कर लिया है। यूएसए का न्यूक्लियर वेपन अभी एक्टिव नहीं है, बट रशिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन एक्टिव कर लिया है। इसी के साथ साथ रशिया का जो सहयोगी राष्ट्र है बेलारूस, वो अभी तक नो न्यूक्लियर जोन में था, वहां पे कोई एटॉमिक हथियार नहीं थे। अब बेलारूस ने रशिया से कहा है कि आप हमें परमाणु बम दीजिए और हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ परमाणु बम होना चाहिए और हम दूसरी तरफ से भी अटैक कर। तो बेलारूस ने अपने तरफ से यूक्रेन पर अटैक कर रखा है और ये जो रशिया है इसने अपने तरफ से जो है इस पे अटैक कर रखा है। इसी बीच दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से यूक्रेन के दूतावास ने मदद मांगी, कहा कि आप बड़े नेता हैं, अपने मित्र पुतिन से बात करिए, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी बीच भारत का एक छात्र वहां पे मारा जाता है और इसकी मृत्यु के बाद फिर से यूक्रेन के एम्बेसडर इन इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया जिसपे काफी बवाल हुआ। उन्होंने कहा इट इज लाइक ए मैस्कर बाय मुगल ओवर द राजपूत्स। उन्होंने कहा कि ये जो है
ये ऐसा मैस्केयर है रशिया का, ये इन्वेजन जो है वो ऐसा ऐसा नरसंहार रशिया कर रहा है यूक्रेन में जैसे कभी मुगलों ने राजपूतों का किया था। और इसके साथ एक विवाद शुरू हुआ इंडिया में कि मुगलों को कहीं ना कहीं ये जो ये जो यूक्रेन के राजदूत हैं ये उनको बर्बर बता रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि ये इस तरह का नरसंहार है जैसे नादिर शाह ने राजपूतों का नरसंहार किया था। और शिवरात्रि के दिन दिए गए इस बयान पे उन्होंने कहा था कि अब तो यूक्रेन में युद्ध को बंद करने के लिए केवल भगवान शिव ही आए तभी बंद हो सकता है, अन्यथा ये वार नहीं बंद हो सकता। इसी के बीच में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो लगातार ईयू को संबोधित कर रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों को ट्वीट करके मदद मांग रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं आप हमारी मदद कीजिए। टर्की के प्रेसिडेंट को उन्होंने वहाँ पे लाल सागर में अपनी जो बेड़ा है उसको लगाने के लिए थैंक्स बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की है, दुनिया भर के अलग अलग देशों से वो लगातार बात कर रहे हैं, मदद की इच्छा में हैं। और इसी बीच जो राजधानी है क्यू उसको एक्वायर करने का पूरा प्रयास अब शुरू कर दिया है। रशिया की आर्मी ने 64 किलोमीटर का घेराबंदी किया है क्यू के आसपास। क्यू के जो सिक्योरिटी सर्विस ऑफिसर्स हैं वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है कि नागरिक उस इलाके को छोड़ दें और वहाँ पे कभी भी रूस जो है वो बड़ी मिसाइल या बड़े बम से हमला कर सकता है। और इसी बीच जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने कह भी दिया है कि हम कहीं ना कहीं क्यू को डिमोलिश कर देंगे, क्यू को पूरी तरह से क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का कहना है कि जो ये रशियन हमला है ये बहुत बर्बर है, इसमें बच्चे भी मारे गए हैं, 15 से 16 बच्चों के बारे में वो जो है बात कर रहे हैं। और इसी के साथ जो सेकेंड राउंड टाक है वो आज संपन्न हुई, उसका कोई खास नतीजा नहीं हुआ है क्योंकि इसी के साथ जो यूक्रेन की बॉर्डर सीमा लगती है बेलारूस के साथ, वहां पर पहले राउंड की बात की थी यूक्रेन और रशिया ने और आज दूसरे राउंड की बात हुई, लेकिन कोई सटीक बात नहीं हो गई। लेकिन दुनिया के कुछ नेता इस युद्ध को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम इस समय है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का, जिससे ठीक ठाक बातें हो जाती है शायद प्रेसिडेंट पुतिन की। और उन्होंने कल नहीं परसों रात को फ़ोन किया था प्रेसिडेंट पुतिन को और उनसे पूछा कि भाई इस युद्ध की क्या कीमत है, कैसे ये युद्ध बंद करेंगे। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने कुछ शर्तें रखी हैं, जो शर्तें आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि क्रीमिया पर रूस की प्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाए, मतलब यूएन भी एक्सेप्ट कर ले कि क्रीमिया जो है वो रूस का हिस्सा है। दूसरा पॉइंट है कि यूक्रेन का विसैन्यीकरण या डीमिलिटराइजेशन किया जाए और यूक्रेन से सेना पूरी तरह से हटा दी जाए, मतलब यूक्रेन अपनी सेना को खत्म कर दे। तीसरा ये कि यूक्रेन अपनी तटस्थता सुनिश्चित करे, वो किसी भी देश के पक्ष में या विपक्ष में ना जाए। ये तीनों पॉइंट में जो सबसे भयानक शर्त है वह है यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन और क्रीमिया पर जो है उसकी प्रभुता स्वीकार कर लेना रशिया की। डीमिलिटराइजेशन जैसी शर्त कहीं ना कहीं यूक्रेन को नीचा दिखाएगी और यूक्रेन को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश है और यूक्रेन को जो है वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश है। ऐसी शर्तें शायद यूक्रेन नहीं मानेगा और वहाँ के प्रेसिडेंट जो वार में उतर गए हैं वो डीमिलिटराइजेशन की संधि को नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो शर्तें हैं रशिया की, इस पे यूक्रेन शायद तैयार नहीं होगा, मेरा यही अनुमान है। और इस वजह से रशिया को अभी ये वार थोड़े और दिन तक लड़ना पड़ेगा। 8 मार्च वो डेट है जिस दिन ये पूरा यूक्रेन कब्जा कर लेने की बात कर रहे हैं रशिया वाले, अगर कोई बातचीत नहीं हुई और अगर कोई संधि नहीं हुई। आपको लगता होगा कि ये भयानक शर्तें पहली बार कैसे रशिया इस पर लागू कर सकता है। जब भी कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र को जीतता है उस पर अपने मन की संधि थोपता है। आप वर्साय की ट्रिटी या ट्रिटी ऑफ वर्साय जो कि जर्मनी पे थोपी गई थी फ्रांस वगैरह के द्वारा, उसको पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि जर्मनी के सारे हथियार को हटा दिया गया था, सेना को खत्म कर दिया गया था, उनके पोतों को कब्जा कर लिया गया था और उस देश की बहुत ही बुरी हालत की गई थी। इसी की वजह से वहाँ पे हिटलर जैसे आदमी का जन्म हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि पूरे देश में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौतें देखी। लेकिन अब रसिया के पास एक ही विकल्प बचा क्योंकि दुनिया भर में उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके वजह से रशिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से टूट रही है और आने वाले दिन रशिया के लिए और भयंकर होंगे। अगर कोई सेना उनके खिलाफ उतर जाती तो शायद उतना भयानक स्थिति नहीं होती रूस के लिए जितना कि उनके ऊपर लगाया गया स्विफ्ट का ये जो सैंक्शन है और दुनिया भर के जो सैंक्शन है वो लगा देने से। कुछ लोग कह रहे हैं कि रशिया के जो धनी लोग हैं वो बाहर निकलकर दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो
पाएगा, क्योंकि जो स्विफ्ट सैंक्शन है इसमें ये कहा गया है कि रशिया से कोई भी जो है वो जो है गोल्डन वीजा पे किसी भी यूरोपियन देश में नहीं जा सकता। तो जो रशिया के बहुत धनी धनी लोग भी हैं उनके साथ भी दुनिया का कोई व्यापार करने के लिए तैयार नहीं है। मर्सिडीज ने अपने आउटलेट्स हटा दिए हैं वहां पर, एप्पल ने अपने आउटलेट्स हटा दिए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से विड्रॉ करती जा रही हैं और इस तरह से 106 रूबल के बराबर हो गया है $1, जबकि भारत की रुपया जो है वो $1 76 के बराबर है। मतलब आजकल भारत का रुपया मजबूत है रशियन रूबल से, ये भी हम कह सकते हैं। और 40% फॉल कर गई है रशियन इकोनॉमी, उनका शेयर मार्केट भी क्रैश कर रहा है, बहुत ही बुरी इकोनॉमिक स्थिति में है। और ये कहीं ना कहीं रशियन प्रेसिडेंट को एग्रेशन को बढ़ा रहा है और इसका परिणाम हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर ये वार लंबा खिंचे तो रशिया कहीं ना कहीं एटॉमिक वेपन का या न्यूक्लियर वार का प्रयोग करे, न्यूक्लियर बम का प्रयोग करे। हो सकता है कि बहुत घनी बस्ती वाले क्यों पे ना किया जाए, ऐसी जगह पे किया जाए जहां पर क्या है खाली जगह है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन की संभावना बहुत ज़्यादा है। और एक छोटा सा एटम बम डाल के वो लोग ये बताएंगे कि देखो अभी तो ये पिक्चर हमने इसका ट्रेलर दिखाया है, अगर आप लोग नहीं माने तो अभी पूरी पिक्चर हम रिलीज कर देंगे। इसके साथ ही एक और संभावित इलाका है डेनमार्क और ब्रिटेन के बीच में, ब्लैक सी का एरिया, वहाँ पर वो हमला करके या वहाँ पर वो परमाणु हथियार चलाकर ये बता देंगे कि अगर नहीं माने तो देखो यही हालत हम यूक्रेन के जगह जगह करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने 2 और देशों को धमकी दी है जो कि नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। वो दुनिया के बहुत ही शांतिपूर्ण और प्रिय देश हैं लेकिन रशिया के आसपास हैं। वो देश है फिनलैंड, जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले नंबर पर है, और दूसरा देश है स्वीडन। ये दोनों देश धीरे धीरे अमेरिका के करीब हो रहे थे और रशिया के खतरे के मद्देनज़र ये भी नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं, नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन रशिया ने इनको धमकी देते हुए कहा कि अगर नेटो के करीब भी जाते हैं तो इनको मिलिट्री वारफेयर में जाना होगा, इनको मिलिट्री से ध्वस्त कर देंगे। लेकिन इधर की बातें करते करते एक और जो जानकारी निकल के आई है रशिया से और बेलारूस से, वो बहुत खास है। इसमें यह कहा गया है कि रशियन प्रेसिडेंट का ये मानना है या उनकी ये योजना है कि वो यूक्रेन को 4 भागों में तोड़ देंगे और 4 इंडिपेंडेंट कंट्री बना देंगे, यूक्रेन में से 4 अलग अलग देश बना देंगे। साथ ही साथ इस देश का डीमिलिटराइजेशन कर देंगे। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो कि जहाँ पे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, या कह सकते हैं कि व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको जो है या तो गिरफ्तार करके जो है इनको जेलों में इम्प्रिजन कर दिया जाएगा या इनकी हत्या की जा सकती है। अगर ये वार में रहे तो इनकी हत्या कर दी जाएगी और इनको जो है रशिया अपना दुश्मन नंबर 1 मान के चल रहा है। इसी के साथ रशिया जो है उसका एक और प्लान है कि 26 लाख आबादी वाला यहाँ पर, जहाँ पर देखेंगे अगर आप मैप देखेंगे तो यूक्रेन के उत्तर में पड़ता है बेलारूस और दक्षिण में एक छोटा सा देश पड़ता है मालडोवा। ये मालडोवा को भी कब्जा करना चाहते हैं। मतलब नेक्स्ट नंबर यूक्रेन को फतेह करने के बाद अगली चढ़ाई, भले ही रूस कह रहा है कि स्वीडन या फिनलैंड होगा, लेकिन रूस का जो प्लान है, जो उनके प्रेसिडेंट का प्लान है, उसको देख के लगता है कि वो मालडोवा को एक्वायर करेंगे। तो अगला निशाना रशिया का है मालडोवा। इस समय पुतिन जो है वो पूर्ववर्ती यूएसएसआर को फिर से बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी क्रम में वो मालडोवा को अपना निशाना बना सकते हैं। आपको पता होगा कि इसके यूक्रेन के बगल में बॉर्डर लगता है रोमानिया का और इसी के साथ स्लोवाकिया का और इसी के थोड़ी दूर पर लगता है लिथुआनिया का। लेकिन ये देश नेटो के मेंबर हैं तो अभी इन पर कोई हमले की आशंका नहीं है, लेकिन मालडोवा जो है उनका निशाना हो सकता है। आपको बता दें कि स्वीडन भी अभी इसका मेंबर नहीं है, तो इसको धमकी दी जा रही है कि ये मेंबर ना बने नेटो का, नहीं तो इसको हम टारगेट करेंगे। फिनलैंड भी इसका मेंबर नहीं है जबकि ये रूस के पास पड़ता है, लेकिन इसने भी अभी नेटो को ज्वाइन नहीं किया तो इसको भी धमकी दी जा रही है। लेकिन इनका निशाना कहीं ना कहीं 2 ही है कि ये यूक्रेन को 4 से 5 पार्ट्स में तोड़ देंगे, क्रीमिया को पूरी तरह से कब्जा लेंगे और इसी के साथ मालडोवा को जो है ये एक्वायर करके एक देश का अस्तित्व ही मिटा देंगे, इसको यूक्रेन में मिला देंगे, लेकिन यूक्रेन के 4 पार्ट्स में से एक में मिला देंगे। इसी बीच यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें कि 15 देशों ने वोटिंग की, 5 परमानेंट मेंबर्स ने और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स में, और इसमें भारत ने अपनी दोस्ती निभाते हुए इस वोटिंग का बहिष्कार किया, इससे बाहर चला गया। चाइना जो कि परमानेंट मेंबर है वो भी बाहर चला गया
और इसी के साथ साथ जो है यूनाइटेड अरब अमीरात्स भी इससे बाहर चला गया। तो 3 देश हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फेवर किया रशिया को। बाकी सारे देशों ने जो है वो यूक्रेन के पक्ष में वोट दिया और उन्होंने इन्वेजन माना है, रशिया का आक्रमण माना है यूक्रेन पर। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को यूक्रेन की स्थिति समझनी चाहिए और उनको जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार को के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ना कि एक डिक्टेटर व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में। इसी के साथ अभी यूएन काउंसिल की मीटिंग होनी है, यूएन काउंसिल की यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग होगी और उसमें वोटिंग होगी और उसमें दुनिया भर के सारे देश 196 193 जितने भी देश हैं यूएन जनरल काउंसिल में, उनकी सबकी वोटिंग होगी। और इस बार वेस्टर्न कंट्रीज की, यूरोपियन यूनियन की और नेटोज के मेंबर की और दुनिया भर के सभी राष्ट्रों की कोशिश यह है कि भारत यूएन की जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ वोट करे, जिससे यह मैसेज जाए कि रूस के करीबी दोस्त भी उनके साथ छोड़ के चले गए हैं, जिससे यह मैसेज जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत उनके साथ नहीं खड़ा है। लेकिन भारत की जहां तक संभावना है कि वो यूएन जनरल असेंबली की वोटिंग का भी बहिष्कार करेगा, यही संभावना चाइना के साथ भी जताई जा रही है, यही संभावना जो है यही संभावना यूएई के साथ भी जताई जा रही है। इसके अलावा जो यूएन जनरल असेंबली के कुछ अन्य देश हैं जो कि रशिया के मित्र हैं, वो रशिया के करीबी, वो जो कि रशिया के वजह से ही बचे हुए हैं, वो रशिया के पक्ष में वोट कर सकते हैं। इनमें इन देशों में शायद है, अगर देखा जाए तो इन देशों में जो देश आते हैं उसमें नाम है बशर अल असद का कंट्री है, जिसको बोलते हैं, जहाँ पर वो एक संगठन था आईएस, वो सीरिया है। तो सीरिया जो है वो रशिया के पक्ष में वोट कर सकता है, बेलारूस कर सकता है, ईरान कर सकता है। ऐसे कुछ देश हैं जो अमेरिका से काफ़ी नफरत करते हैं और रूस के बहुत करीबी हैं, रूस के वजह से उनका वजूद बचा है, वो लोग जो है रूस के पक्ष में वोट कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली भारत वगैरह भी कहीं ना कहीं जनरल असेंबली में इसके रशिया के पक्ष में ही रहेंगे। लेकिन कई देशों को यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने मना लिया है, जैसे म्यांमार और हमारे पड़ोसी देश नेपाल को उन लोगों ने मना लिया है। नेपाल ने कह रखा है कि वो यूएन जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ और बेलारूस के खिलाफ, मतलब रशिया के खिलाफ वोट करेगा और यूक्रेन का पक्ष लेगा। इसी तरह से हमारा पड़ोसी देश म्यांमार भी कह चुका है कि वो रशिया के खिलाफ ही वोटिंग करेगा। अब भारत जो है वो अभी हमारे जो एयर चीफ हैं, उन वाइस एयर चीफ, उनका बयान है कि हमारे छात्र की भले मौत हुई है लेकिन फिर भी भारत का स्टैंड यही है कि रशिया हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है, हम सबसे ज़्यादा डिफेंस डील वहाँ से लेते हैं, तो इस वजह से भारत और रूस के रिश्ते वही रहेंगे। इस बीच रशिया ने भी कहा है कि वो भारत के लोगों की, भारत के छात्रों की मदद करेगा और उनको वहाँ से जो है निकालने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए एक फ्री पैसेज देगा बाया रशिया होते हुए। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के ये घटनाक्रम है। अब देखते हैं कब तक कीव सर्वाइव करता है, कब तक व्लादिमीर जेलेंस्की सर्वाइव करते हैं और यूक्रेन का भविष्य क्या होता है, क्योंकि यूक्रेन के साथ अब कोई नहीं खड़ा है। वहाँ के 4.5 करोड़ लोगों का भविष्य दांव पर लगा है। देखने वाली ये बात होगी कि रशिया अपनी गिरती इकोनॉमी पर कैसे बैलेंस बनाता है और भारत के लिए क्या सिचुएशन है। इन सभी के बीच मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।